हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपने चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग जो है चैप्टर नंबर 16 देख रहे थे। चैप्टर नंबर 16 का जो हम लोग ऑलरेडी पार्ट 5 कवर कर चुके थे। आज जो हम लोग पार्ट 6 देखने वाले हैं। तो रेडी हैं आप लोग? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे टाइम टू टाइम वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी वीडियो का लाभ उठा पाए। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल आईटीआई है। ठीक है गाइस, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो हम लोग जो है ट्रांसफार्मर, जो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, ये सब चीज़ें पढ़ चुके थे। टेस्टिंग के बारे में पढ़ चुके थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे जो है टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर कूलिंग, यानी कि ट्रांसफार्मर शीतलन के प्रकार को पढ़ेंगे। तो चलिए फिर हेडिंग डाल लीजिए, ट्रांसफार्मर शीतलन के प्रकार। ठीक है, तो देखिए, ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक उपकरण है। ट्रांसफार्मर क्षतियों के कारण इनमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, जो वाइंडिंग्स के अचालक आवरण को नष्ट कर वाइंडिंग को जो है को शॉर्ट सर्किट कर सकती है। इस स्थिति को उत्पन्न न होने देने के लिए ट्रांसफार्मर में जो है प्रणाली की व्यवस्था करना आवश्यक होता है। ठीक है, उसकी हीट को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को शीतलन की व्यवस्था करना आवश्यक होता है। ठीक है, आगे देखिए, इसके विपरीत मोटर जनित आदि मशीनों में घर्षण जो है जनित ऊष्मा के जो है विस्तरण के लिए उसमें उसके जो है घूर्णीय भाग के साथ एक पंखा लगाया जाता है। परंतु ट्रांसफार्मर में जो है कोई घूर्णीय भाग नहीं होता। इसलिए शीतलन प्रणाली की व्यवस्था आवश्यक है। ठीक है, देखिए, ट्रांसफार्मर शीतलन के लिए निम्न विधियाँ प्रयोग की जाती है। ठीक है, लाई जाती है। कौन कौन सी है? देखिए, प्राकृतिक वायु विधि, दूसरा प्राकृतिक तेल विधि, और तीसरा आपका जल द्वारा शीतलन विधि, और चौथा आपका वायु ब्लास्ट विधि। ठीक है, तो हम लोग जो है इन सब विधियों का जो है नंबर वाइज देखते हैं, सीक्वेंस वाइज। तो सबसे पहले देखेंगे क्या है? प्राकृतिक वायु विधि। ठीक है, नेचुरल एयर मेथड। इसमें देखते हैं, देखिए, 20 केवीए क्षमता तक के छोटे ट्रांसफार्मर में कोर का क्षेत्रफल अधिक रखा जाता है, जिससे कि वे उत्पन्न ऊष्मा को अवशोषित कर लें और वायु के जो है प्राकृतिक प्रवाह से ऊष्मा को जो है वायु में जो है विस्तारित कर दें। ठीक है, यानी कि ठंडा कर दें। ठीक है, देखिए, आगे देखते हैं हम लोग। इसके अतिरिक्त कोर तथा खोल में आवश्यक संख्या में जो है वायु मार्गों के द्वारा ट्रांसफार्मर को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखा जाता है। चित्र में दर्शाया गया। देखिए, आपको इस तरीके से इसमें वायु मार्ग बना हुआ रहता है। इसके अंदर से इसमें जो है हवा प्रवेश करता है, दूसरे साइड से निकल जाता है। ये कौन सा मेथड है? ये प्राकृतिक रूप से शीतलन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, शीतलित ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ये मेथड है। ठीक है, देखिए, दूसरा था आपका प्राकृतिक तेल विधि। ठीक है, नेचुरल ऑयल मेथड। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, तेल द्वारा ट्रांसफार्मर का शीतलन निम्न 2 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, पहला आपका है, देखिए, पहला क्या है आपका? प्राकृतिक रूप से तेल द्वारा शीतलन। इस विधि में ट्रांसफार्मर में एक टैंक होता है जिसमें ट्रांसफार्मर ऑयल भरा होता है। वाइंडिंग्स तथा कोर तेल में डूबी रहती है। तेल वाइंडिंग्स को ठंडा रखता है और साथ ही वाइंडिंग्स के लिए एक अतिरिक्त अचालक आवरण का जो है कार्य भी करता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिए क्या है यहाँ पे? कोर तथा वाइंडिंग्स में उत्पन्न हुई ऊष्मा तेल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और टैंक की बॉडी तथा पाइपों के माध्यम से वायु में जो है फैल जाती है। संलग्न देखिए इस तरीके से जो है इसका मेन टैंक जो होता है इस तरीके से बना हुआ होता है। देखिए, ये आपका टैंक है, यहाँ पे दिखाया गया, और टैंक में ये इतना सारा जो आपको दिख रहा है डॉट, ये सारे तेल भरे हुए हैं। और देखिए, इसमें जो है कोर, यहाँ पे जो है ट्रांसफार्मर वाइंडिंग होता है, यहाँ पे ये कोर है। देखिए, यहाँ पे दिखा भी है ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, और ये कोर होता है। ठीक है, और देखिए, ये जो है आपका ये है शीतलन पाइप। ठीक है, और जो ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम लोग बोलते हैं शीतलन तेल। जो आपको बताया इस तरीके से डॉट इसमें दिखाया जा रहा है वो शीतलन तेल है। ठीक है, और ये जो आपको पूरा दिख रहा है ये पूरा जो है टैंक है। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है?
आपका तेल द्वारा शीतलक ट्रांसफार्मर। इस तरीके से ट्रांसफार्मर के अंदर जो तेल भर दिया जाता है उसी के बीच में जो है हम लोग इसमें ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, ठीक है। जब भी इसकी वाइंडिंग से हीट निकलेगी तो तेल में चली जाएगी, तेल में से क्या होगा, इस पाइप के माध्यम से इसमें फिर से आ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो भी इसके अंदर की हीट होगी इसमें हवा में जाने के बाद, ये पाइप में जाने के बाद ठंडी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, इस तरीके से ये काम करता है मेथड, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, कुछ ट्रांसफार्मर में टैंक की दीवारें जो है नालीदार लोहे शीट से बनाई जाती है, जिससे कि वाइंडिंग आदि में उत्पन्न हुई ऊष्मा जो है सुगमता से वायु में फैल सके। उत्पन्न हुए ऊष्मा के तेल हल्का हो जाता है और वह ऊपरी तल पर जो है पहुंच जाती है। वायु से वह ठंडा होने के लिए पाइपों में चला जाता है और पाइपों से पुनः टैंक की नली में पहुंच जाता है। इस प्रकार तेल स्वतः ही टैंक में नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे पाइपों के माध्यम से जो है गतिमान रहता है और शीतलन प्रक्रिया करता रहता है, ठीक है। यहाँ नोट पॉइंट में एक दिया गया है, क्या है देख लीजिए। ट्रांसफार्मर टैंक में तेल का स्तर पाइपों के मुंह से ऊंचा रखा जाता है, जिससे कि शीतलन प्रक्रिया जारी रहे, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर ना आप लोग। आगे देखते हैं हम लोग। इसका दूसरा टाइप क्या है, देखिए यहाँ पे ऑयल ब्लास्ट शीतलन, ठीक है। ऑयल ब्लास्ट शीतलन विधि में क्या होता है, देखिए। इस विधि में ट्रांसफार्मर टैंक के साथ एक रेडिएटर टैंक भी जुड़ा होता है। रेडिएटर में एक वायु पंप की सहायता से वायु प्रवाह के द्वारा तेल को ठंडा किया जाता है। ठंडा किए गए तेल रेडिएटर टैंक से पुनः मुख्य टैंक में पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। यह सारा कार्य दो पंपों की सहायता से जो है संपन्न किया जाता है। इस शीतलन विधि का उपयोग 500 केवीए से अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर में किया जाता है, ठीक है। 500 केवीए से अधिक जो ट्रांसफार्मर होती है उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। तो देखिए, अगला पॉइंट है हम लोगों का, यहाँ पे देखिए क्या है। देखिए, अगला हम लोगों का जल द्वारा शीतलन विधि, ठीक है, वाटर कूलेंट मेथड। देखिए, इस प्रणाली में ट्रांसफार्मर वाइंडिंग तथा कोर को जो है तेल में डुबोकर रखा जाता है और साथ ही उन्हें जो है टैंक के ऊपरी भाग में से जो है छल्लेदार जल पाइप गुजारा जाता है। जल पाइप में एक ओर से ठंडा जल प्रवेश करता है और जो ट्रांसफार्मर की ऊष्मा को अवशोषित करता हुआ दूसरे ओर से जो है बाहर निकल जाता है। चित्र में देखें, यह प्रणाली 500 केवीए से अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर में अपनाई जाती है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे दिखाया भी गया है। देखिए क्या है, देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं इस बार। देखिए, इस विधि में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि तेल का दबाव जल के दबाव से अधिक रहे, ठीक है, जिससे कि जो है जल तेल में मिश्रित ना हो सके और उसके जो है विद्युत रोधन यानी कि इंसुलेशन को नष्ट ना कर सके, ठीक है। देखिए, इस तरीके से इसमें जो है पाइप को जालीनुमा बना दिया गया, छल्ला तक का बना करके इस तरीके से निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से जो है हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, ठंडा जल प्रवेश करा रहे हैं और इसमें जो जा रहा है इस तरीके से घूम करके इधर निकल जा रहा है, ठीक है। तो इधर से ठंडा जल गया, इसके गर्मी को अवशोषित कर लिया अपने अंदर और इधर से गर्म जो है, देखिए क्या है, गर्म जल निकाल रहा है, ठीक है। और देखिए, इसमें जो है ये दिखा रहा है आपको स्पाइरल पाइप, ये जो आपको दिख रहा है ये पाइप स्पाइरल पाइप कहते हैं इसको, ठीक है। और ये आपका ट्रांसफार्मर वाइंडिंग है और ये शीतलन तेल है, ठीक है। क्लियर है आप लोग। चलिए, यही आपका है जल द्वारा शीतलक ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर ठंडा करने की विधि है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला हम लोगों का जो पॉइंट है ये वायु ब्लास्ट विधि यानी कि एयर ब्लास्ट मेथड। देखिए, इस शुष्क शीतलन प्रणाली है। यह प्रणाली में ट्रांसफार्मर का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि उसमें वायु प्रवाह के लिए पर्याप्त मार्ग उपलब्ध रहे। चित्र देखें, ये जो है एक ब्लोअर प्रकार के पंखे से ठंडी वायु ट्रांसफार्मर के नीचे की ओर से प्रवाहित कराई जाती है, जो ट्रांसफार्मर में उत्पन्न हुए ऊष्मा को
अवशोषित करती हुई वायु मार्गों से बाहर निकल जाती है। जहाँ जल की कमी हो, जैसे ट्रांसफार्मर सब स्टेशन, वहाँ पर यह प्रणाली अधिक उपयोग की जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ इस टाइप का पूरा सिस्टम बनाया जाता है। ये आपका जो है वायु ब्लास्ट शीतलित ट्रांसफार्मर की विधि होती है। देखिए इसके अंदर यहाँ पे जो कोड होता है, ठीक है, और ये जो आपका वायु मार्ग बना होता है, यहाँ पे वाइंडिंग होती है, ठीक है, जो है, और यहाँ से देखिए इसमें वायु जो है ब्लोअर पंखा लगा होता है नीचे में, और जो ये फैन जो इस तरीके से ऊपर की तरफ हवा फेंकता है, ऊपर की तरफ हवा, और जो ये सारी हवा जो है यहाँ से निकल जाती है, ठीक है, सारी कोड से होते हुए, और ये जो ट्रांसफार्मर जो है ठंडा हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर आप लोग। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का क्या देखिए, ट्रांसफार्मर के विद्युत वाहक बल समीकरण। ठीक है, ट्रांसफार्मर का ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इक्वेलेशन ईएमएफ इक्वेलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसे भी हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए किसी ट्रांसफार्मर के प्रत्येक वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल निम्न 3 कारकों पर निर्भर करते हैं। पहला क्या, ट्रांसफार्मर कारक में उत्पन्न हुए अधिकतम फ्लक्स पर। दूसरा क्या है आपका, सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर। तीसरा आपका वाइंडिंग के लपेटे संख्या यानी कि लपेटे हुए संख्या पर, यानी कि जो है नंबर ऑफ टर्न पर डिपेंड करता है। ठीक है, फ्लक्स पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे और टर्न पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अतः ई जो है ई व्युत्क्रमानुपाती ई एवरेज हो जाएगा। ठीक है, देखिए ई व्युत्क्रमानुपाती इस जो फाई के टाइप जो दिख रहा है इस तरीके से, उसे हम लोग फेस बोलते हैं। ठीक है, फेस एम एफ जो आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, एन जो है आपका नंबर ऑफ टर्न हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो फार्मूला होता है आपका ये वाला है, ई एवरेज इजकल टू फाई एम एफ एन। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है आप। सॉरी, फाई एम एफ जो है ये जो है आपका फेस नहीं, सॉरी यहाँ पे दिया गया फ्लक्स है। ठीक है, फ्लक्स एम है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्योंकि प्रत्येक साइकिल, देखिए क्या है, क्योंकि प्रत्येक साइकिल में चुंबकीय फ्लक्स 4 बार जो है शून्य एवं अधिकतम मान के बीच जो है परिवर्तित होता है। अतः ई व्युत्क्रमानुपाती 4 जो है 4 फ्लक्स इंटू एफ इंटू एन। ठीक है, तो ई आर एम एस इजकल टू ई एवरेज इंटू फॉर्म फैक्टर होता है, क्योंकि जो है ये फॉर्म फैक्टर है, या ई आर एम एस इजकल टू ई एवरेज इंटू 1.11 होता है। अतः ई इजकल टू 4.44 जो है फ्लक्स इंटू एम एफ इंटू एन हो जाता है। यहाँ जो है आपको डिटेल दिया गया। देखिए यहाँ ई आर एम एस जो है ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल वोल्टेज में होता है, और जो आपका ई एम एफ जो है फाई यानी कि फ्लक्स एम होता है, जो आपको देखिए क्या है, जो है फाई एम जो है आपका क्या है, कोर में उत्पन्न हुए कुल चुंबकीय फ्लक्स वेबर में इसको नापा जाता है, और एफ जो है फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में मेजर किया जाता है, और वाइंडिंग की लपेटे हुए संख्या। ठीक है, और जो आपका फ्लक्स जो है फ्लक्स घनत्व यानी कि वेबर जो हम लोग करते हैं तो बी एम इंटू कोर एरिया यानी कोर क्षेत्रफल यानी कि एरिया हम लोग जो है ए से मेजर करते हैं, तो हम लोग अतः यह ई इजकल टू 4.44 बी एम इंटू ए इंटू एफ इंटू एम एन हो जाता है। ठीक है, देखिए इस तरीके से जो है फार्मूला पूरा बन जाता है। और देखिए इस प्रकार प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल यानी कि ई पी इजकल टू 4.44 फाई एम इंटू एन पी यानी कि नंबर ऑफ प्राइमरी हो जाता है। ठीक है, एवं जो है एवं सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, देखिए इस तरीके से इसमें जो है सेकेंडरी वाइंडिंग यानी कि एन एस हो जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग, बाकी सेम फार्मूला हो जाता है। और जब हम लोग इसमें पुट करेंगे, देखिए जब दोनों को जो है इस तरीके से बाई में डाल देंगे, तो जो हम लोगों का जो फाइनल निकल के आ जाता है ये हो जाता है आपका के जो है वो कंसनट्रेंट हो जाता है। ठीक है, कंसनट्रेंट होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका ई एस बाई ई पी एन एस बाई एन पी। ठीक है, ये वाला फार्मूला आ जाता है आपका। चलिए आगे देखते, देखिए ई क्या है आपका, ई जो है आपका यह ई पी जो है आपका प्राइमरी में उत्पन्न विद्युत वाहक बल वोल्टेज में है, और ये ई एस जो है ये सेकेंडरी में उत्पन्न विद्युत वाहक बल वोल्टेज में ही हो जाता है। नंबर ऑफ एन पी है जो है ये प्राइमरी में लपेटे हुए संख्या, और एन एस जो है सेकेंडरी में लपेटे हुए संख्या, और के जो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात होता है। ठीक है, कंसनट्रेंट होता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ट्रांसफार्मर रेशियो निकालते हैं। देखिए यहाँ पे जो है
टर्न रेशियो, ठीक है, टर्न अनुपात के बारे में दिया गया है, ठीक है। टर्न रेशियो हम लोग कितना टर्न पे कितना वोल्टेज जो हम लोग जनरेट करेंगे या फिर उसको जो है लॉस करेंगे, कम करेंगे, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया। देखिए ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर के ट्रांसफॉर्मेशन एवं इम्पीडेंस अनुपात का जो है वर्णन निम्नलिखित है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका, ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए किसी ट्रांसफार्मर के लिए सेकेंडरी वाइंडिंग की लपेटों की संख्या NS तथा प्राइमरी वाइंडिंग की लपेटों की संख्या NP का अनुपात ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाता है, ठीक है। इसका प्राकृतिक के होता है और इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। K=NS/NP या K=ES/EP=NS/NP होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। देखिए आगे क्या है, परंतु ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में जो है विकसित हुई विद्युत शक्ति PS का मान जो है प्राइमरी पर आरोपित विद्युत शक्ति PP से अधिक नहीं हो सकता। अतः सामान्यतः PS का मान PP से कम होता है। आदर्श ट्रांसफार्मर यानी कि आइडियल ट्रांसफार्मर में PS=PP होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए आगे हम लोग देखेंगे यहाँ से अगला पॉइंट। अतः देखिए क्या है, एक मिनट, देखिए क्या है, अतः ट्रांसफार्मर के लिए PS=PP हो जाता है, यानी कि सेकेंडरी इंटू प्राइमरी हो जाता है। देखिए IS इंटू PS IP इंटू EP इक्वल आपका हो जाता है ES/EP और आपका जो है इक्वल टू IP/IS हो जाता है, ठीक है। तो जो आपका जो है K कंस्टेंट रहेगा यहाँ पे और ES/EP इक्वल टू NS/NP और IP/IS, ठीक है। यहाँ तक इस तरीके से जो है वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न और करंट तीनों पे जो है डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेंट, ठीक है। ये आपका जो है देखिए यहाँ पे सभी को अलग से दिया गया है। देखिए क्या है, K जो है ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात है, EP जो है प्राइमरी पर आरोपित विद्युत वाहक बल वोल्टेज है और आपका ES जो है सेकेंडरी में उत्पन्न विद्युत वाहक बल वोल्टेज में ही मेजर होता है। NP यानी कि प्राइमरी टर्न, NS सेकेंडरी टर्न, IP प्राइमरी धारा और एम्पियर में होता है और जो IS सेकेंडरी धारा, ठीक है। ये सारी चीज़ें एम्पियर में होती है, ठीक है। एक नोट पॉइंट है यहाँ पे, हम लोग एक नोट पॉइंट को देखते हैं, फिर अगला पॉइंट हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए नोट पॉइंट क्या है, उपरोक्त सूत्र में ट्रांसफार्मर क्षतियों का मान जो है नगण्य माना गया, अर्थात ये सूत्र आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए है। ये जो सूत्र है आदर्श जो ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है 90-95% होती है, ठीक है। देखिए जिस ट्रांसफार्मर में क्षतियों का मान शून्य हो वह आदर्श ट्रांसफार्मर कहलाता है। वस्तुतः कोई ट्रांसफार्मर आदर्श ट्रांसफार्मर नहीं होता, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है अपने आप में 100% नहीं होती है। चीज़ आप लोगों को, जो आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है तो आपको इतनी पता होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% नहीं होती है, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ मिक्सचर होती है, ठीक है। तो देखिए आदर्श ट्रांसफार्मर नहीं होता है और ये केवल एक जो है काल्पनिक अवधारणा है, ठीक है। ये जो है काल्पनिक अवधारणा मतलब एक सोच है। अगर आप सोचते हैं कि हम पूरे के पूरे 100% सही हैं तो आप 100% सही नहीं हो सकते। ये आपकी काल्पनिक अवधारणा, आपकी सोच है इस तरीके की, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए अगला जो पॉइंट है हम लोगों का जो है इम्पीडेंस रेशियो है, ठीक है। इम्पीडेंस अनुपात, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं। तो बताइए आप लोग पहले ये वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, टाइम वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, फिर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, हर प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा। और जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल ITI है और अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया पर, टेलीग्राम चैनल पर शेयर कीजिए ताकि वो लोग जो है वीडियो का लाभ उठा पाए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।